Hello everyone. Today we will discuss most important topic Raja Nand Kumar case which is related to legal history. इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें वो सारे फैक्ट कवर किए गए हैं जो इस एक्ट से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं जो केवल और केवल बुक्स में देखने को मिलते हैं. लेट्स स्टार्ट. कॉन्फ्लिक्ट्स राजा नंद कुमार, द जुडिशियल मर्डर. ये कॉन्फ्लिक्ट जुडिशियल मर्डर कहा गया क्योंकि राजा नंद कुमार को फॉर्जरी के केस में कैपिटल पनिशमेंट दी गई जो अनजस्ट था. इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन द ट्रायल ऑफ महाराजा नंद कुमार केस एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट इट्स जजमेंट. ये पूछा गया था 2016 एंड 17 में. Next question, trial of Raja Nand Kumar 1775 was a judicial murder. Illustrate the statement while discussing fact, issues and discussion of the case. ये 2018 में पूछा गया था. ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपने देख लिया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब स्टार्ट करते हैं. ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार केस 1775. तो स्टूडेंट ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये केस कब से रिलेटेड है, 1775. ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड है रेगुलेटिंग एक्ट 1773. इससे रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट 1774. तो अब आपको ये जानना है कि जब ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार केस चल रहा था 1775 में, तो उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है, उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हो चुका है. ठीक है, तो ये पॉइंट्स ज़रूर ध्यान रखिएगा. और अब देखेंगे डिस्कशन पॉइंट्स कि इस वीडियो लेक्चर में इस केस से रिलेटेड मैं क्या क्या पॉइंट डिस्कस करूँगी वो मैं पहले ही बता देती हूँ. अबाउट राजा नंद कुमार and background of the case and events before the trial and facts of the case and some peculiar features of the trial and conclusion और last point discuss करेंगे critical appreciation of the case. तो one by one we will discuss each and every points in detail, but कुछ की पॉइंट्स मैं बता दूं स्टार्ट करने से पहले. ये केस फॉर्जरी सिविल केस से रिलेटेड है. ये केस नंद कुमार और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में चला था. ये केस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से रिलेटेड है. तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इवेंट्स बिफोर द ट्रायल. कि जब ये केस चला, जब ये ट्रायल चला, तो उससे पहले इंडिया में क्या सिचुएशन, क्या माहौल बन चुका था. तो देखिए, द ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार वॉज द फर्स्ट डिसीव इवेंट्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द ग्रोइंग बिटरनेस बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द काउंसिल. अब क्या सिचुएशन बन गई है, जो सुप्रीम कोर्ट 1774 में इस्टेब्लिश हुआ और जो काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल जो 1661 में इस्टेब्लिश हुई है, उनके बीच में बिटरनेस बढ़ने लगी है. ठीक है, तो ये जानना है आपको, जिसका रिजल्ट आप इस केस के लास्ट में देखेंगे कि क्या होता है. एंड नेक्स्ट देखिए, इट्स सिग्निफिकेंस लाइज इन द फैक्ट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस इंग्लिश लॉ. अब आप यहाँ पे ये जानिए कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इंडिया में इंग्लिश लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है एंड प्रोसीजर इनटू इंडिया. ठीक है, एंड लॉज विच वर अननोन टू द इंडियंस. जो इंडियंस हैं इस इंग्लिश लॉ से अननोन है. ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अबाउट राजा नंद कुमार, क्योंकि इस केस का नाम ही है नंद कुमार केस. ठीक है, तो इनके बारे में जानना है कि ये नंद कुमार कौन थे. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ही वॉज अ हिंदू ब्राह्मण. Okay, and he was a big zamindar and very influential person of Bengal. And next, Raja Nand Kumar was once a governor of Hooghly under the Sirajuddaulah in 1756. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप देखिए. और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इनको निकनेम दिया गया था. क्या था? ब्लैक कर्नल, बिकॉज ही वॉज अ वेरी लॉयल टू द इंग्लिश कंपनी. ये इंग्लिश कंपनी के लिए बहुत लॉयल थे, मीन्स कि अंग्रेज़ों के लिए ये बहुत लॉयल थे, तो इसे इसलिए इन्हें निकनेम दिया गया ब्लैक कर्नल. और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया हु वॉज एक्सिक्यूटेड बाय हैंगिंग.
तो यहाँ पर ये पहले पर्सन है राजा नंद कुमार, आप देख रहे हैं, जिनको कैपिटल पनिशमेंट दी गई है और इनको निकनेम दिया गया था ब्लैक कर्नल। ओके, ये बिग जमींदार हैं। ये हुगली में आप देख रहे हैं कि ये सिराजुद्दौला के अंदर एक गवर्नर रहे हैं हुगली के 1756 में। उसके बाद भी इनको कैपिटल पनिशमेंट दी गई है, इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सन होने के बाद भी। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है बैकग्राउंड ऑफ द केस, कि बैकग्राउंड ऑफ द केस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम काउंसिल को देखेंगे, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, और गवर्नर जनरल को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहीं से केस स्टार्ट होगा, तो आपको बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, देयर वर 4 काउंसिल मेंबर्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेमली क्या है, एक गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, और उसके मेंबर्स ऑफ काउंसिल देख लीजिए, फ्रांसिस, ठीक है, क्लेवरिंग, मॉनसन एंड वेयरविल। ठीक है, तो यहाँ पर आप टोटल 4 नेम्स देख रहे हैं, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन एंड वेयरविल। अब यहाँ पे बगल में देखिए लिखा है अपोज, अपोज, अपोज एंड फेवर लिखा हुआ है। तो ये जो फेवर में लिखा हुआ है बेयरविल के बारे में, तो ये बेयरविल जो है वो वॉरेन हेस्टिंग के फेवर में है। मीन्स कि ये 3 पर्सन फ्रांसिस, क्लेवरिंग एंड मॉनसन जो हैं वो वॉरेन हेस्टिंग का अपोज कर रहे हैं। तो यहाँ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर आप देख सकते हैं कि इसके वॉरेन हेस्टिंग के अपोज में ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये आपको जानना है कि कौन कौन से जो लोग हैं इनके फेवर में हैं और कौन इनके फेवर में नहीं हैं। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट 3 वर अगेंस्ट वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, कि आपने 3 देखा, फ्रांसिस, क्लेवरिंग एंड मॉनसन अगेंस्ट में हैं किसके, वॉरेन हेस्टिंग के, एंड द ओनली पर्सन हु इन फेवर वॉज बेयरविल। ठीक है, तो ये बेयरविल जो है वो फेवर में है वॉरेन हेस्टिंग के। तो अब मेजॉरिटी आपने ग्रुप की देख ली कि जो अपोज कर रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग का। तो नेक्स्ट पॉइंट है द मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रांसिस, क्लेवरिंग एंड मॉनसन इंस्टिगेटेड नंद कुमार टू ब्रिंग चार्जेस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन अगेंस्ट वॉरेन हेस्टिंग बिफोर द काउंसिल। ठीक है, अब आपको यहाँ देखना है, माहौल यहीं से बनना शुरू हो गया है कि जो मेजॉरिटी मेंबर आप देख रहे हैं फ्रांसिस, क्लेवरिंग एंड मॉनसन, ये इंस्टिगेट कर रहे हैं किसे, नंद कुमार को, किस चीज़ के लिए, कि वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट आप केस करिए, चार्ज लगाइए, किस चीज़ का, ब्राइबरी का एंड करप्शन का। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ हो गई, आपने देख ली, 2 चीज़ें चल रही, एक ब्राइबरी एंड करप्शन। ठीक है, और आगे चल के फॉर्जरी इससे अटैच होगा। तो अभी किस चीज़ का केस चलेगा और कौन करेगा, नंद कुमार करेंगे, किसके अगेंस्ट, वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट। ठीक है, और क्यों, क्योंकि ये जो मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप आप देख रहे हैं काउंसिल की, फ्रांसिस, क्लेवरिंग एंड मॉनसन की, ये इंस्टिगेट कर रहे हैं किसको, नंद कुमार को। ठीक है, तो अब नंद कुमार जो है ब्राइबरी एंड करप्शन का चार्ज लगाएंगे किस पे, वॉरेन हेस्टिंग पे। तो नंद कुमार गेव अ लेटर टू फ्रांसिस, ठीक है, मेंशनिंग द कंप्लेंट्स अगेंस्ट हेस्टिंग ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन। ठीक है, इन्होंने एक लेटर दिया जो उसमें मेंशन किया था करप्शन और ब्राइबरी से रिलेटेड, और किसके अगेंस्ट, हेस्टिंग के अगेंस्ट। ठीक है, तो फ्रांसिस ने इस लेटर को काउंसिल की मीटिंग में रखा। ठीक है, द मॉनसन मूव्ड अ मोशन दैट नंद कुमार शुड बी कॉल्ड टू अपेयर बिफोर द काउंसिल। तो मॉनसन ने ये प्रस्ताव रखा कि नंद कुमार को इस परिषद मीन्स इस काउंसिल में बुलाया जाए, और बुलाने के बाद जो है उनसे पूछा जाए कि जो चार्ज जो यहाँ पे इन्होंने लगाया है हेस्टिंग के लिए के प्रति वो क्या है। ठीक है, बट वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल उस टाइम पे था और वो इसके अगेंस्ट था कि नंद कुमार को काउंसिल में न बुलाया जाए। ठीक है, तो ये एक आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो मेजॉरिटी मेंबर हैं जो वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट हैं वो किस तरीके से पुश कर रहे हैं नंद कुमार को, और नंद कुमार जो है वो करप्शन और ब्राइबरी का जो चार्ज है वो वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट लगा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, और नेक्स्ट जो आप पॉइंट देखेंगे, देन मिस्टर बारवेल। ठीक है, जो ये बारवेल हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं किसका, वॉरेन हेस्टिंग का, और उन्होंने क्या सजेशन दिया, पुट फोर्थ द सजेशन दैट नंद कुमार शुड फाइल हिज कंप्लेंट बिफोर सुप्रीम कोर्ट नॉट देयर इन दिस काउंसिल। कि उन्होंने कहा कि ये जो केस नंद कुमार यहाँ पर ला रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं काउंसिल में, उसकी बजाय उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। ठीक है, बट जो मेजॉरिटी है आप देख रहे हैं कि 3 काउंसिल के मेंबर ऐसे हैं जो वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट में हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, बट द
मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑब्जेक्टेड टू दिस एक्शन एंड इलेक्ट क्लेवरिंग। उन्होंने क्या किया कि अब इलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया किसको? अध्यक्ष, आप कह सकते हो वॉरेन हेस्टिंग को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और क्लेवरिंग को टू प्रिसाइड द मीटिंग इन प्लेस ऑफ हेस्टिंग। ठीक है, अब उन्होंने क्लेवरिंग को सेलेक्ट कर लिया हेस्टिंग की जगह पर। ठीक है, तो हेस्टिंग के स्थान पर किसे बैठाया अध्यक्षता करने के लिए? क्लेवरिंग को। तो नाउ नंद कुमार वॉज कॉल्ड बिफोर द काउंसिल टू प्रूव हिज चार्जेस अगेंस्ट हेस्टिंग, क्योंकि अब पावर किसके हाथ में आ गई? क्लेवरिंग के हाथ में आ गई। और अब नंद कुमार को बुलाया गया और उन्होंने प्रूव किया जो वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट चार्ज लगे थे। तो द मेजॉरिटी ऑफ द काउंसिल डिक्लेयर्ड दैट द चार्जेस लीव्ड अगेंस्ट वॉरेन हेस्टिंग वर प्रूव्ड राइट। ठीक है, अब जो मेजॉरिटी मेंबर है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि जो नंद कुमार ने वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट चार्ज लगाया है वो सही है। ठीक है, ये प्रूफ कर दिया गया एंड हेस्टिंग वाज डायरेक्टेड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ 3,54,105 इन ट्रेजरी ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये अमाउंट ये किया गया कि ये कंपनी के ट्रेजरी में वॉरेन हेस्टिंग जमा करें। तो वॉरेन हेस्टिंग को 3,54,105 रुपये की राशि कंपनी के कोषागार में जमा करने का निर्देश दिया गया। तो आप समझ रहे हैं कि जो यहाँ पर लगा, लेकिन आपको लग रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग यहाँ शांत रहेगा। अभी तक आपने एक फेस देखा कि वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट जो है ये 3 मेंबर हैं, नंद कुमार हैं, और नंद कुमार यहाँ पे प्रूफ कर दिए कि हाँ वॉरेन हेस्टिंग जो है वो करप्शन कर रहा है, ब्राइब ले रहा है। तो अब क्या होगा? इस घटना से हेस्टिंग को नंद कुमार का कटु शत्रु बना दिया। मतलब कि अब क्या होगा कि यहाँ पर आप देखिए कि जब ये केस प्रूफ हो गया, ये जो चार्जेस थे वो प्रूफ हो गए और वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट, तो अब क्या होगा कि दिस इवेंट मेड हेस्टिंग अ बिटर एनिमी ऑफ नंद कुमार। ऑफ कोर्स कि भाई उनके फ्रेंड थे नंद कुमार वॉरेन हेस्टिंग के, और ये सारी घटनाओं के बाद अब वो दुश्मन बन गए। एंड नाउ ही लुक्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू शो हिम डाउन। अब वॉरेन हेस्टिंग इस मौके की तलाश में है कि कोई ऐसा मौका मिले और नंद कुमार को डाउन किया जाए। ठीक है, तो ये था, आप देख सकते हो कि क्या क्या पॉइंट्स थे बैकग्राउंड ऑफ द केस में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखना है फैक्ट ऑफ द केस, कि फैक्ट ऑफ द केस क्या है। ये बैकग्राउंड था, अब आप समझ गए कि केस कैसे शुरू हुआ और क्या सिचुएशन अब बन चुकी है। तो आफ्टर सम टाइम द राजा वॉज अरेस्टेड फॉर हैचिंग द कॉन्स्परेसी एट द इंस्टेंस ऑफ द गवर्नर जनरल। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आप देखिए पहले कि एक मौके की तलाश में है वॉरेन हेस्टिंग। तो अब वॉरेन हेस्टिंग जो है वो राजा नंद कुमार को अरेस्ट करा ले रहा है, किसके? कॉन्स्परेसी का चार्ज लगा के। ठीक है, तो अब इनको अरेस्ट करा लिया है और वॉरेन हेस्टिंग डिक्लेयर्ड देयर इंटेंशन बिफोर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोसिक्यूट नंद कुमार। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक चीज़ हो गई कि अब सुप्रीम कोर्ट में वॉरेन हेस्टिंग जो है वो केस चलाएगा, किसके अगेंस्ट? नंद कुमार के अगेंस्ट, क्योंकि उसको अरेस्ट कर लिया उसने। ठीक है, और अरेस्ट कर लिया किसका चार्ज लगा के? कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा के। तो अभी ब्राइबरी और कॉन्स्पिरेसी ही चल रही है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में अब इनका हो गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट में केस चलाएंगे किसके अगेंस्ट? नंद कुमार के अगेंस्ट। ठीक है, तो ट्रायल ऑफ नंद कुमार फॉर कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यूड। ठीक है, कि जो उनको अरेस्ट किया वॉरेन हेस्टिंग ने कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा कि वो तो अभी चल ही रहा है, वो कंटिन्यू है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपको देखना है कि टुगेदर विथ अनदर ट्रायल ऑफ हिज फॉर फॉर्जरी, मीन्स कि नंद कुमार पे 2 केस चालू हो गए। एक तो कॉन्स्पिरेसी का चल ही रहा है और साथ में फॉर्जरी का भी केस लगा दिया वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, तो 2 केसेस चलेंगे, मतलब नेचर दोनों का बस अलग है, कॉन्स्पिरेसी का है, दूसरा फॉर्जरी का है। ठीक है, तो दूसरा केस भी स्टार्ट हो गया जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, फॉर्जरी का। द ट्रायल ऑफ नंद कुमार स्टार्टेड ऑन 8 जून 1775 एंड कंटिन्यूड फॉर द पीरियड ऑफ 8 days विदाउट एनी एडजूर्नमेंट। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार 8 डेज जो है ये ट्रायल चला कंटिन्यूसली, और नंद कुमार के ऊपर केस कब स्टार्ट हो गया, 8 जून 1775, ये डेट ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब देखना है कि अब क्या होगा। तो जो काउंसिल मेंबर हैं वो डिफेंस के लिए जा रहे हैं। द डिफेंस काउंसिल फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस्ड अ प्ली एज टू द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि आपका जुरिडिक्शन नहीं है कि आप नंद कुमार के ऊपर केस चलाएं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट इन लोगों ने बोला। लेकिन द जजेस कंसीडर्ड दैट द प्ली वॉज अनसपोर्टेबल, ठीक है। इन्होंने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है और मैं सही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए कि जो डिफेंस में मीन्स कि जो काउंसिल मेंबर है वो नंद कुमार के साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट और वॉरेन हेस्टिंग एक साथ हैं, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन बन चुकी है। आप सेकंड फैक्ट ऑफ द केस में देख रहे हैं कि कैसा माहौल जो ये बन चुका है। अब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या किया, द जजेस गिव द वर्डिक्ट ऑफ गिल्टी एंड द ज्यूरी ऑल्सो डिक्लेयर्ड द वर्डिक्ट ऑफ गिल्टी, ठीक है। यहाँ पर अब जो जजमेंट आ गया, क्योंकि लगातार 8 डेज जो है इन पे केस की कार्रवाई चलती रही, और यहाँ पर रिजेक्टिंग ऑल द डिफेंस प्ली द चीफ जस्टिस पास द sentence of death of Nand Kumar under an act of British Parliament which was passed in 1729 AD, ठीक है। जो एक्ट पास हुआ था ब्रिटेन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसके अंडर इन्होंने नंद कुमार को कैपिटल पनिशमेंट दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, और जो भी चीज़ें उनके फेवर में नंद कुमार के दी गई थी डिफेंस में, उन सब चीज़ों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। तो द डिफेंस काउंसिल डिसाइडेड टू टेक द अपील टू द किंग इन काउंसिल। अब क्या सिचुएशन बन रही है, जो डिफेंस काउंसिल है, मतलब जो राजा नंद कुमार के साथ हैं काउंसिल के मेंबर, वो लोग अब क्या सोच रहे हैं कि अब हम लोग अपील करेंगे कहाँ, किंग इन काउंसिल में। लेकिन ये मौका भी सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया, ठीक है, और इसने तुरंत जो है वो कैपिटल पनिशमेंट सुना दी और उनको कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया, ठीक है। तो ये जो उन्होंने डिमांड की थी कि मुझे अपील के लिए सर्टिफिकेट दिया जाए कि हम किंग इन काउंसिल में अपील करें, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो अब आप ये केस का देख लिए कि कैसे चल रहा है, क्या माहौल है। अब देखना है सम पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ द ट्रायल, कि क्या फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट इस केस के। तो चार्जेस अगेंस्ट नंद कुमार वॉज मेड आफ्टर ही वॉज लीव द चार्जेस अगेंस्ट वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इम्पे अब कौन है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो क्या है, वॉरेन हेस्टिंग के फ्रेंड्स हैं। इम्पे वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अचानक इतनी जल्दी जो है वो कैसे कैपिटल पनिशमेंट दे दिया। अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा हो, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो क्लोज फ्रेंड है किसका, वॉरेन हेस्टिंग का, ठीक है। द जजेस क्रॉस एग्जामिन द विटनेस देमसेल्व्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस एग्जामिन क्या हो रहा है कि जो नंद कुमार की तरफ से जो लोग गए हैं, ठीक है, उनको बचाने के लिए, वो उनके ऊपर बार बार क्रॉस एग्जामिन मीन्स कि एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। जो जज है वो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, तो इससे जो उनके फेवर में जो उनकी तरफ से देने गए थे प्रूफ, वो घबरा गए, ठीक है। तो जब क्रॉस एग्जामिन आप ही से 1-2 बार जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप गलत आंसर कर सकते हो एक बार, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज किया जा रहा था। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हिज पिटीशन ऑफ द किंग इन काउंसिल वाज रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि जब अपील की बात की गई, जो डिफेंस काउंसिल है जब अपील की बात कर रही है तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इस फैक्ट में, आप देखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम लॉ, आप कह सकते हो जो पर्सनल लॉ होता है, उसमें फॉर्जरी में कैपिटल पनिशमेंट इंडिया में नहीं था। आपने इंग्लिश लॉ को इंडिया में अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हिंदू नॉर द मुस्लिम लॉ रिगार्डेड फॉर्जरी एज अ कैपिटल क्राइम, कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो नहीं दी जाती है फॉर्जरी में, ठीक है, लेकिन इन्होंने दिया राजा नंद कुमार को फॉर्जरी के केस में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल बन चुका है, और राजा वॉज सेंटेंस टू डेथ अंडर द इंग्लिश, ठीक है, स्टैच्यूट ऑफ 1729 ऑन चार्जेस ऑफ द फॉर्जरी, ठीक है।
अब यहाँ पे फॉर्जरी के केस में जो 1729 में इंग्लैंड में जो है वो लाया गया था ये लॉ, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इंडिया में फॉर्जरी के केस में यहाँ अप्लाई किया और इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो राजा नंद कुमार को फांसी की सज़ा सुना दी। ठीक है, अब हम लोग को देखना है इस एक्ट का कंक्लूज़न कि क्या कंक्लूज़न है। तो देखिए, हैंस द ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार वॉज वेरी कंट्रोवर्सियल। ठीक है, ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सियल है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर फॉर्जरी में कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, तब भी दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर थे नंद कुमार, तब भी उनका केस एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, एंड शॉक द इंडियंस बट ऑल्सो द ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया। ठीक है, सब कोई शॉक था सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से। इट वॉज कंसीडर्ड मोस्ट अनफॉर्चुनेट एंड अनजस्ट। ठीक है, जो ये जजमेंट दिया गया वो अनजस्ट था और अनफॉर्चुनेट था। ठीक है, द रोल ऑफ द चीफ जस्टिस इम्पे बिकम अ टारगेटेड ऑफ ग्रेट क्रिटिसिज्म। ठीक है, जो उनका रोल था एलिजा इम्पे का, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि उन्होंने एक ऐसे पोस्ट पे रहते हुए ऐसा काम किया और फ्रेंडशिप का साथ दिया, न कि जस्टिस का। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हुई, ऑन रिटर्निंग टू इंग्लैंड वॉरेन हेस्टिंग एंड इम्पे वर इम्पीच्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, महाभियोग चलाया गया किस पे, वॉरेन हेस्टिंग पे और इम्पे पे। ठीक है, अब हम लोग को देखना है क्रिटिसिज्म कि इस एक्ट का क्रिटिसिज्म क्या है। आप अब सारे एक्ट्स को सुनने के बाद, सारे पॉइंट्स को सुनने के बाद आप खुद ही क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कि क्या है। इन नंद कुमार केस एज ही वॉज नॉट रेजिडेंट ऑफ कलकत्ता। ठीक है, मैंने ये बताया कि क्या कमी है इस केस की। तो जो कलकत्ता, क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था कि उसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो कहाँ तक था, केवल जो कलकत्ता जो सिटी है वहीं तक उसका ज्यूरिडिक्शन था, वरना और भी कोई केस आएंगे तो अपील के थ्रू वहाँ जाएंगे। ठीक है, और नंद कुमार का केस जो है उन्होंने डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक कमी है कि नंद कुमार केस एज ही वॉज मोस्ट रेसिडेंट ऑफ कलकत्ता, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज डाउटफुल। ठीक है, कि जब उनके जुरिडिक्शन में नहीं था और उसके बाद भी उन्होंने जजमेंट सुनाया, तो ये डाउटफुल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो विटनेस थे, जो मैं आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की बात कर रही थी कि विटनेस ऑफ द केस फेस अ रिपीटेडली क्रॉस एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई होल डिफेंस कोलैप्स्ड। ठीक है, कि यहाँ पर आप देख रहे थे कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है विटनेस से और बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक ही क्वेश्चन जो गलत था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि नंद कुमार वॉज ट्राइड अंडर एन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ लॉन्ग देयर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे जो एक्स पोस्ट आप देख रहे हो कि जो उनके ऊपर केस लगाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होने के पहले का केस लगा दिया गया था। ठीक है, ये केस 1775 में चल रहा है, लेकिन जो राजा नंद कुमार के ऊपर जो फॉर्जरी का केस लगाया वॉरेन हेस्टिंग ने, वो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होने से पहले का केस था। ठीक है, वो वहाँ पर वो केस की सुनवाई हो चुकी थी, उसके बाद उस केस को उठाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, जो गलत था। ठीक है, क्योंकि जब कोई कोर्ट इस्टेब्लिश हो रहा है और उसके या कोई लॉ बनना है, उससे पहले कोई केस हो चुका है तो उसको उसके लॉ या उस कोर्ट के अकॉर्डिंग लाके पनिशमेंट या जजमेंट नहीं दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया कि इतने पुराने केस को लाया गया, वो तब का केस जब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ था। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर्जरी इज नॉट सब्जेक्टेड टू कैपिटल ऑफेंस अंडर हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, यू कैन से पर्सनल लॉ। ठीक है, कि जो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्जरी में कैपिटल पनिशमेंट की बात नहीं की गई है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हैं, आप सारे पॉइंट्स को आपने देख लिया कि किस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नंद कुमार का केस था और आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।